नमस्कार। प्रारब्ध नमस पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। हमारे साथ ज्योति जी हैं, लेकिन ज्योति जी तक हम जाएं, सबसे पहले दर्शकों, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। हर एक वीडियो को लाइक करना इसलिए जरूरी है ताकि आपके प्रारब्ध का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर शेयर करेंगे तो ये अतिरिक्त स्नेह है, और बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहली नोटिफिकेशन वीडियो की आपको जाएगी। तो इसी के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं ज्योति जी का। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम। जी, ज्योति जी, आज बातचीत शुरू करूंगा और सीधे आपको एक चेहरा दिखाऊंगा। दर्शकों, सवाल यहीं पर सामने है। आज मैं सवाल लिख के लाया हूं ज्योति जी। रोज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लेकिन आप देखिए एक चित्र और उस पर लिखा हुआ है, कौन है बी सुदर्शन रेड्डी। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं दर्शकों, उतना ही बताऊंगा जितना जरूरी होगा, क्योंकि आज प्रश्न लिखा हुआ है। वी सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस गठबंधन यानी इंडी अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट हैं। जी हाँ, 9 तारीख को अगले महीने की चुनाव होना है। सवाल ये होता है, इससे पहले कि हम ज्योति जी से जाने कि ये साहब हैं कौन। ज्योति जी, आखिर कई बार ऐसा होता है कि आप जानते हैं, या जो लोग भी राजनीति में, इलेक्शन राजनीति को जानते हैं, तो कई बार जब आपको पता होता है कि आपके हार की संभावना प्रबल ही नहीं बल्कि फिक्स है कि आप हारने वाले हैं ये चुनाव, तो पार्टियां करती क्या हैं कि जो सामने वाला कैंडिडेट होता है लगभग उसके पैरेलल एक कैंडिडेट उतार देती हैं उसी के तेवर का। एक तरफ हमने देखा कि इंडी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम, जिनके लिए भारत प्रथम, जिनके लिए भारतीय संस्कृति, इसके अलावा और कोई पहचान नहीं है, पहचान उनकी तमाम है। लेकिन कांग्रेस यहां पर बी सुदर्शन को उतारती है। आखिर कांग्रेस क्या चाहती है? क्योंकि अगले कुछ समय में दर्शकों को यह पता चलेगा कि ये बी सुदर्शन साहब कौन है और क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं कांग्रेस ने जो इनको उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया। ज्योति जी। सर, मैं पहले ये कहूंगी कि पहले तो हम ये देखेंगे कि जो विपक्ष है उसकी मानसिकता क्या है। वो किस मानसिकता के साथ कोई भी कार्य फिलहाल वर्तमान में कर रहा है। जितना भी हम लोग देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं लगता कि वो देश के लिए कुछ बहुत अच्छा आज सोच रहे हैं। आज सोशल मीडिया है और बहुत सारे तमाम कम्युनिकेशन के हमारे पास साधन है, बहुत चीजें खुल के आ जाती हैं। पिछले दिनों, मतलब कहते हैं इतिहास में क्या रहा जब इनकी सरकारें थी, उनके बारे में अखबारों के अलावा कहीं बहुत कम इस तरह की चीजें थी जो किसी अखबार ने अगर कोशिश करी हो कि खुल के लिखे। अदरवाइज वो सब भी, जैसे आज कहते हैं गोदी मीडिया है, तो वो गोदी तब भी थी को, या फिर डर था। मीडिया उतना साहस नहीं कर पाता था कि वो उस तरह से कुछ भी अगर खोज भी लिया है तो उसको खोल कर लिख पाए। एक बात है, इनका दहशत आज भी है। आज भी बहुत लोग डरते हैं इनके नाम लेने में, खुल के बोलने में, क्योंकि आज भी एफआईआर हो जाती हैं और कोई व्यक्ति एक निजी रूप से इतना सक्षम नहीं होता कि वो केसेस हैंडल करे या फिर फ्लाइट से इधर-उधर दूर-दूर जाए। तो इस तरह से इनका तंत्र बहुत मजबूत है और ये वामपंथी विचारधारा से ही वो लोग हैं। ये राष्ट्र इनके लिए, मुझे नहीं लगता राष्ट्र कुछ है। सत्ता लोलुपता का मेन मकसद है विपक्ष का, जो इस वक्त कांग्रेस को ही कह सकते हैं, वो बड़ी पार्टी है और वो ही लीड भी कर रही है। और हंगामे और दहशत जिस तरह से वो जो कर सकती है, वो हर साम-दाम दंड-भेद वो कराती है। तो पिछले समय में जब वो सत्ता में रहे होंगे, उन्होंने क्या नहीं किया होगा जो आज वो विपक्ष में रहकर भी कर पा रहे हैं। उनको उन्होंने कितने अधिकारी, कितने किसी भी तरह के, किसी भी न्याय व्यवस्था में हो या कहीं भी रहे हों, नेता हों और चुनाव आयुक्त रहे पहले, कौन नहीं सदा हुआ था। तो जैसा जो होता है, पहली बात तो वो वैसा ही सोचता है
ये राष्ट्र के लिए सोच नहीं सकते, इसलिए जो अभी सरकारें चुन रही हैं, चाहे चुनाव आयुक्त हों और चाहे जो अभी नया नाम हम उपराष्ट्रपति का जो सरकार ने उम्मीदवार बनाए हैं, उनमें ये सोच नहीं सकते कि और दूसरी बात यह है कि बीजेपी सरकार में सत्ता में नहीं थी, वो कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति ऐसा चुनकर सत्ता पे नहीं ला सकती जिसने उनके लिए कुछ बड़ा ही कुछ करा के रखा हो और वो उसको अब उसका फायदे का जो है ना आज उसको रिपीट उसको देना चाहते हो कि भाई ठीक है आपने हमारे लिए किया था, आज हम आपको उसका फल देंगे। ऐसा भाजपा के साथ तो कभी रहा नहीं, रहा इनके साथ है। इनके साथ ये रहे हैं टोटल इनकी जो विचारधारा, नक्सलों को सपोर्ट करा इन्होंने, नक्सलवाद को सपोर्ट करा। अब जैसी विचारधारा सरकार की थी वैसे ही वो लोग अपने उनका एक कॉकस होता है, वैसे ही लोगों को वो अपने साथ रखते हैं और भर्ती करते हैं। ये घोर जिनका इन्होंने नाम दिया है, ये घोर क्या कहते हैं अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं। हमारी जो वर्तमान सरकार है उसका इन्होंने बहुत जगह इस तरह की चीजें की। आप किसी पद पे रह चुके हैं, आप सरकारी अधिकारी रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप रिटायरमेंट होने के बाद आप भारत को भूल जाएं और सरकारों की अवमानना करें। ठीक है, तो मैं ये मानती हूँ कि जैसे नदी साफ स्वच्छ जल है, वो नदियां नदियों में मिलती हैं, ऐसे कीचड़ भी कीचड़ में ही मिलता है। ये उसी तरह की चीज है। जिस तरह की देखिए दर्दनाक मौत भोपाल में हुई, मेरे कुछ रिश्तेदार भी ऐसे रहे जो उस चीज से पीड़ित रहे और वो उन्हें बहुत बीमारियां लग गई, बाद में जीवित तो रहे पर बीमारी ऐसी लगी कि वो आजीवन आजीवन बीमार रहे। बहुत लोग मरे, हजारों में जहां लोग मर जाते हैं और वहां प्रधानमंत्री हो या उनकी पत्नी हो या सरकार पूरी लगी हो, मंत्री उनको छोड़कर आ रहे हो, उनके आरोपियों को, रातों रात इस तरह की घटनाएं हो रही हो और जब उसकी कुछ समय बाद इस तरह से कि रिव्यू पिटीशन होती है कि उन लोगों को कम पैसा मिला और एक एक जज होते हैं वो कहते हैं कि नहीं उसकी आवश्यकता नहीं है, वो रिव्यू पिटीशन की आवश्यकता नहीं है, खारिज कर देते हैं उसको। तो ये कौन सी मानसिकता दिखाई जा रही है? इससे कांग्रेस को बहुत बहुत सपोर्ट मिला था जब केस दोबारा यही जज नहीं साहब, खोला। हाँ यही जी, जज यही साहब जज जिनको साहब थे। उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया। इसने यही तो फायदा कराया कांग्रेस का। उस समय भी जब भाजपा विपक्ष में थी, भाजपा ने बहुत विरोध किया था और ये कहा था कि ये कांग्रेस का समर्थन है एक तरह से, क्योंकि इसमें अगर आप रिव्यू नहीं होगा किसी चीज का तो फिर क्या है कि वो केस खुलेगा ही नहीं। उसमें जो तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनका नाम खूब सुर्खियों में पकड़ के उसको छुड़वाया गया। क्या न्यायपालिका तब ऐसी थी कि जो लगता कि स्वतंत्र थी? वो जो पीड़ित लोग थे जिनके बच्चे मरे, खुद मरे, बच्चे अनाथ हुए या ऐसी बीमारियों से ग्रसित हुए कि जो उन्होंने उनका पूरा जीवन खराब हो गया, क्या आप उनके लिए बस थोड़ा बहुत एक नॉमिनल आपने पैसा दिया और छुट्टी और आपने ऐश करी? आप आपने तो पूरी सत्ता चलाई ना। उसके अलावा इन्होंने अब देखिए अगर भारत की बात है तो इजराइल से जो हथियार की डील हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने की, इन्होंने उसके ऊपर भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इन्हीं जज साहब ने। आप बताइए भारत को कमजोर करेंगे आप सुरक्षा के उस मामलों में? कैसी मतलब क्या सोच है? आप भारत के लिए क्या सोचते हैं? एक जो नक्सलवाद हमारे किसी भी लिए हो, रोज खून हो रहे थे, किन के खून हो रहे थे? हमारे सुरक्षा बलों के हो रहे थे। वो लड़के यहीं से जाते हैं, पूरे भारत से जाते हैं, किसी के तो बेटे हैं ना वो जो नक्सलवाद से लड़ रहे थे। वो अब तक क्यों मर रहे थे भाई? किसी सरकार ने क्यों नहीं सोचा उनके बारे में? उनमें है, मुझे दुख होता है जब वो मुझे कहते हैं पोस्टिंग वहां हो गई है, वहां पोस्टिंग हो गई है, अपनी अपनी बताते हैं। तो पोस्टिंग होती है, हम डर जाते हैं। मैं मित्र हूं, मैं डर जाती हूँ कि पता नहीं इससे मुझे दोबारा कब बात होगी। इन लोगों के दिलों में मतलब इनके दिल नहीं धड़कते भारत के लिए, ये बेस नहीं बनाते। किसी का भी लड़का मर रहा है, कट रहा है, मतलब इन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश वहां की पुलिस ने। और जो 18 महीने से वहां चल रहा था वो कार्य, 18 साल से जो कार्य चल रहा था समूल विनाश का, नक्सलवाद का, उस पे इन्होंने रोक लगा दी कि नहीं। तो वो चलता रहा तो कितने तो आम आदमी मरे होंगे, कि वहां की क्या कहते हैं, जो स्थिति थी उस स्टेट की, वो कितनी डाउन चली गई। जहां पे भी इस तरह का आतंक होगा, दहशत होगी, वहां क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या महिला सुरक्षा होगी?
क्या उनको भी नक्सलवाद की तरह हथियार नहीं पकड़ा दिए जाएंगे? तो ये बातें अगर हम सर्वोच्च न्यायालय में बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसी ऐसी विचारधारा रखता है और सरकार उसको समर्थन देती है, तो मैं उसे कैसे मान सकती हूँ कि मेरे भारत का समर्थक व्यक्ति है? और ये आज अगर उपराष्ट्रपति बनेगा तो ये क्या नहीं करेगा? बिल्कुल ज्योति जी। और एक चीज मैंने शुरुआत में भी कहा कि भाई जब एक पार्टी या गठबंधन जब ये जानता है कि भैया ये चुनाव हम हारने जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये इन साहब को जो है बी सुदर्शन रेड्डी जज साहब को जो है ये उपराष्ट्रपति बनवा लेंगे, किसी कीमत पर नहीं बनवा पाएंगे, जो संख्या बल है। उसके बावजूद भी इस तरह के बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को उतारना, और आपने बड़ा सही कहा कि आज ये सत्ता में नहीं है तो इस तरह का कैंडिडेट दे रहे हैं, और इन कैंडिडेटों को उन्होंने पैदा किया है, निश्चित तौर पर पैदा किया है। इनका तो इतिहास रहा है, जजों को कभी मंत्रिमंडल में ले आना, उसके बाद फिर वापस जज बना देना, सांसद बनाना, फिर वो जज बना देना। आज ये चूरन बांट रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, लेकिन इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिटायरमेंट के तुरंत बाद आडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा देना, टीएन शेषन, और उनको इतना महान बता के, जैसे इन्होंने फ्रॉड इतिहास पढ़ाया जिसमें मुगलों को, जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया, भारत की संस्कृति को खाया, तो इनका इतिहास से लेके भूगोल लगायत, भाई मैं जब भूगोल का फ्रॉड कहता हूं तो हमारी सीमाओं को, हमारी जमीनों को किस तरह से दे दिया, और न्याय व्यवस्था में, इलेक्शन व्यवस्था में कांग्रेसी केवल फ्रॉड, और आज की डेट में फ्रॉड साबित हो गया जब से सीएसडीएस वाला वो संजय कुमार, इस समय तो महाराष्ट्र पुलिस ने उसके ऊपर केस दर्ज कर लिया, वो जेल जाएगा, एक फ्रॉड और खुल गया। सवाल ये होता है कि कांग्रेस ऐसा करती क्यों है? क्या कांग्रेस को वोट देने वाले वह वर्ग भारत को तोड़ने के नाम पर ही कांग्रेस को कहते हैं कि आई लव यू? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर, जिनके अपने अपने स्वार्थ निहित है ना, सबके अपने स्वार्थ हैं, और ये कहानी स्वार्थ की कहानी आज से नहीं चल रही है। ये स्वार्थ की कहानी तो हमारे अंग्रेजों के जमाने से चल रही है। और कांग्रेस जो ये दंभ भरती है कि हमने आजाद स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, तो ये तो कांग्रेस तो खुद ही अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। ये कैसे मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सकती है? कोई क्या अंग्रेज खुद कह रहे थे कि आप हमारे खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ो और अपने लिए एक पार्टी बना ली थी? तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके अंदर जो खास लोग थे, उन लोगों ने अंग्रेजों का समर्थन किया है। और अंग्रेज जाते जाते, मैं हमेशा कहती हूँ, अंग्रेज जाते जाते अपने ही खास, जो उनके खास थे, आप चाहे उन्हें बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे दलाल की वो कहते हैं, दलाली भी हो सकती है, मैं दलाल शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, पर बात यह है कि दलाली होती है कि आपको उसके बदले क्या मिल रहा है। अगर किसी को विशेष रूप से कुछ कार्य करने के बाद कुछ मिल रहा है, तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो उसमें हुआ है, या तो पैसे का लेन देन है या सत्ता का लेन देन है। तो जब अंग्रेजों को यहाँ से निकल जाने दिया गया आराम से, उसके लिए पूरी भूमिका वर्षों चली कि कौन कैसे होगा, उसमें अलग अलग बड़े बड़े नामों के प्लेसमेंट हुए। वो जब प्लेसमेंट हुए, वो उन्हीं लोगों को फिर बाद में सत्ता सौंपी गई। कोई आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, वो भूखे मरे हैं, उनके परिवार, उनके नाम मिटा दिए गए इतिहास से। आप कौन सा एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम उठा लीजिए, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, या और भी कितने नाम हो। इवन लक्ष्मीबाई का जो बेटा मरा, वो बेटा जो था, वो दर दर की ठोकरें खाता हुआ घूमा, जो जिसको वो बांध के युद्ध में लड़ी थी। कैसी कैसी मतलब सरकारों ने, उस जमाने की सरकार, अंग्रेज सरकार बेहतर थी, उसने इन लोगों को पेंशन तक दी थी। जब कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने पेंशन तक बंद कर दी उन लोगों की। बताइए इनको क्या दुश्मनी थी उनसे? अगर ये स्वतंत्रता में इनको ये भी लड़ाई लड़ रहे थे और वो भी लड़ रहे थे, तो बात तो एक ही थी ना, भारत को आजाद करने की। अगर ये इतने फेयर तब से होते, तो ये पेंशन पेंशन छोड़िए, उन लोगों को प्रशस्ति पत्र तो दिया जाता, कुछ तो होता उनके परिवारों के। अन्न का तो, जैसे आज कहते हैं भारत सरकार अन्न बांट रही है फ्री में, ये वो ऐसे वैसे, बहुत लोग कहते हैं भारत सरकार जो कर रही है वो हम लोगों की सुरक्षा के लिए कर रही है। अन्न अन्न भी अगर उसको डीपली देखा जाए, जिसके घर में रोटी नहीं आएगी ना, अन्न नहीं पहुंचेगा, वो सामान्य जो आज की तारीख में लोग बहुत एलीट बनते हैं, उनको खाने नहीं, उनको जीने नहीं देंगे, उनके घरों में हमले हो जाते। भारत सरकार सुरक्षा कर रही है सबकी, और अन्न सिर्फ अन्न नहीं है,
बहुत बड़ी सुरक्षा भी है देश की आंतरिक। तो मेरा कहना ये है कि इस तरह से इनका जो इतिहास चला है, वो देश के विरोध में ही चला है। देश को ये देश नहीं मानते, ये एक सत्ता का गढ़ मानते हैं, एक सिंहासन है। हमें बस वो चाहिए। वो सिंहासन कैसे भी मिले, वो पहले भी छल से लिया गया था। 47 में भी जब लिया तो छल से लिया गया था। उसके बाद से जब जब लिया गया, चुनाव लड़के तो नेहरू जी नहीं आए थे, चुनाव लड़के तो इंदिरा जी नहीं आई थी, पहली बार की बात कर रही हूँ। चुनाव लड़के राजीव जी नहीं आए थे, जो आज भी लोग कहते हैं जी 400 पहली बार यही लाया और तो कोई 400 नहीं लाया। 400 लाया तो किस बल पे लाया? माँ की मृत्यु को भुनाया था ना, माँ की मृत्यु को भुनाया था। इस तरह की हवा क्रिएट की गई थी। उस टाइम कोई पार्टी थी नहीं आमने सामने इस लेवल पे जो लड़ पाती। किसके पास पैसा था बताइए? क्या भाजपा खड़ी थी? भाजपा के पास इतना था? किसी के पास कुछ नहीं था। तो आप ही आप थे। ये जो उसके बाद क्या होता है, एक आपके अंदर दम भाग गया कि हम ही हम हैं, पैसा है, विदेशियों से इनके संपर्क थे। बिल्कुल विदेशी संपर्क आज भी कोई प्रूफ करे या ना करे, चर्चाओं में हमेशा रहते हैं कि इतने हजार लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। वो कैसे हैं? क्या अंबानी की तरह इंडस्ट्रीज चल रही हैं? कौन सी इंडस्ट्री चल रही है जो इनके घर के सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं? राजनीति में आने वाला व्यक्ति तो सबसे पहले परेशानी होता है कि भाई मेरे घर की रोटी कैसे चलेगी, राजनीति तो कर लूंगा। राहुल गांधी आज तक भी कहीं एक कोई छोटी सी भी नौकरी नहीं कर पाए। वो बात करते हैं लोगों को नौकरी दिलाने की, अरे भाई इतने इतने प्रधानमंत्री रहे, आपने ये भी एक भी नौकरी नहीं करी, एक भी धंधा नहीं जमाया आपने। कैसे घर चल रहा है भाई आपका? कहाँ से बिल्कुल चल रहा है? सांसद कौन बनाता है इनको? इनको ऐसे ही लोग सांसद बना देते हैं जिनके बिल्कुल अपने 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 निहित स्वार्थ हैं। निजी स्वार्थ। वो जो बिल्कुल देश का नहीं सोचते। चाहे आप ये वायनाड क्यों गए, क्योंकि वायनाड में इनको इनके ही जैसे लोग मिले। इनको कोई राष्ट्रभक्त ने वोट वहां भी नहीं दिया होगा। वो चाहे घर बैठ जाएगा, वो इनको वोट नहीं देगा। जो आदमी ये कह दे कि भारत कोई देश नहीं है, ये 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 वो स्टेट्स है, मतलब इस तरह से बोला तो भाई ये इस तरह की विचारधारा ये लड़का रखता है, आप बिल्कुल। इसको क्या बोलेंगे? वैसे कांग्रेसी अगर ये वीडियो देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। आपने राहुल गांधी जो कि एक अधेड़ हैं, उनको आपने लड़का कहा। बहरहाल आपने कहा कि ये विदेशी कनेक्शंस रखते हैं। अरे साहब, विदेशी कनेक्शन ही नहीं, जिनको जबरदस्ती इस देश की अम्मा बनाने की कोशिश किया गया, भारतीय बहू, उनका इतिहास क्या है? मैं एंटोनियो माइनो की बात कर रहा हूं। और ये नाम बदलने की बात करते हैं, फर्जी नाम ढोते हैं। और दर्शकों, यहीं पर ये कांग्रेस का चरित्र है कि यह जानते हुए कि हम उपराष्ट्रपति पद के अपने उम्मीदवार को जिता नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अपने खतरनाक एजेंडे, अपने भारत द्रोही एजेंडे, उसके साथ कांग्रेस खड़ी है। और यही बताता है कि बी सुदर्शन रेड्डी साहब का चुनाव क्यों किया। तो जानिए कौन है बी सुदर्शन रेड्डी। और सिर्फ ये रेड्डी साहब थोड़ी ना, अरे जो गए, आप जरा सोचिए, जाते जाते हामिद अंसारी की बात कर रहा हूं, जिहादी मानसिकता प्रकट करके चले गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ज्योति जी ने भी उसको दोहराया कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, एहुम द्वारा बनाई गई कांग्रेस एक विदेशी कांग्रेस। उसके बाद ये कौन सी कांग्रेस हुई? नेहरू की अपनी निजी जेबी कांग्रेस। उसके बाद हुई ये कांग्रेस आई इंदिरा की अपनी कांग्रेस। और उसके बाद ये बनी कांग्रेस सोनिया, वेटिकन की कांग्रेस। इस कांग्रेस को पहचानिए। और सबसे सुखद बात यह है, हर वीडियो में समस्या बताते हैं के बाद ज्योति जी, कई बार लोग होता है ना कि ये लोग तो हर समय समस्या बताते हैं। नहीं, समस्याओं के बाद समाधान की भी बात हम करते हैं और सकारात्मक बात हम करते हैं। तो सकारात्मक बात यही है जो 2014 से सिलसिला चल के अब तक 2024 और आगे भी दिखाई दे रहा है। यानी भारत का मतदाता, हम भारतीय बदल रहे हैं। वोट चोरी की बात करते हैं। 1991 में आपने तो इंदिरा जी की लाश पर 400 पार करना बताया ही। 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद कौन था वो चुनाव आयोग, कौन था वो इलेक्शन कमिश्नर जिसने इतना पर्याप्त समय दिया? एक सीट का चुनाव रद्द न करने के जगह पर सारी जगह चुनाव रोक दिया और राजीव गांधी की अस्थि कलश लेके चुनाव प्रचार हुआ। उसके बाद भी बहुमत नहीं मिला।
नहीं मिला बहुमत, तो भारत ने वोट चोरी रोकी है 1991 से, और तुमने, कांग्रेस ने वोट चुरा चुरा के भारतीयों का मतदान चुरा चुरा के अपनी सत्ता 1991 के बाद, वरना तुम्हारी सत्ता तो 1991 में ही जा चुकी थी। तो ये इतिहास है कांग्रेस का। इसलिए मैं कहता हूं 2 उंगलियों वाली क्रांति क्या गजब की क्रांति है। एक से अपने पोलिंग बूथ पे लोकतंत्र की मेहंदी, जिसे मैं कहता हूं ज्योति जी, लोकतंत्र की स्याही नहीं, वो लोकतंत्र की मेहंदी है, लोकतंत्र का महापर्व है। हम मालिक हैं इस लोकतंत्र के, और मालिक एक ही बार जाता है 5 साल में, और यहां निशान लगवाता है, और दूसरे से एक आवाज आती है पी, जो आवाज कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम को आज पैदल किए बैठी है। यही वजह है कि वो राष्ट्र बालक, आपने बालक कहा तो मैं भी राष्ट्र बालक कह देता हूं, मैं कहता हूं अधेड़ सड़क पर घूम रहा है और अराजकता बांटने के न्योते दे रहा है, न्योते दे रहा है कि भारत में अराजकता पैदा करो। आपने कहा ये कमाता कहां से है? ट्रंप ने कहा इंडियन इकोनॉमी इज ए डेड इकोनॉमी, आई विल किल इंडियन इकोनॉमी, और ये करोड़ों करोड़ों रुपया शेयर मार्केट से उसी इंडियन इकोनॉमी से कमा रहा है। तो क्या समझते हैं ये लोग? इसलिए हारने के बावजूद भी ऐसे खतरनाक कैंडिडेट उतारना ये बताता है कि कांग्रेस का चरित्र, उसका डीएनए जो है वही पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसीलिए भारत में अब इनको स्थान नहीं मिलना है। ज्योति जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो है बैलेट एंड बुलेट की वो राजनीति करने की कोशिश की है। अरे मैम, उस पर तो जब बात करूंगा ना, उस पर हम आप बात करेंगे, तो आपने भी वो समय देखा है, हमने भी वो समय देखा है। बूथ लूटते हुए अपनी आंखों के सामने बक्से उठा के फेंके जाते हुए देखा है, बक्सों में पेशाब करते हुए बातें भी हमने जानी है, तब के अखबारों में जानी है। इसलिए अखबारों में और हर दिन छपता था, हर दिन की बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो जोहड़ में पड़े हुए पाए गए, वेस्ट बंगाल में आज भी देख लीजिए, इनके इकोसिस्टम की सरकार है, ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में देखिए, हर बार दंगा होता है और उनको वोट डालने नहीं जाने दिया जाता आम पब्लिक को। हमें यहाँ बैठ के दुख होता है, और बंगाल में मेरी मित्र रहती हैं, वो मुझे डर की वजह से कॉल और मैसेज नहीं कर पाती हैं, इतना खौफ है। वो कहती हैं कि मेड के सामने अगर मेड को पता चल जाए कि जरा भी मतलब ये दीदी के समर्थक नहीं है, तो मतलब उसी दिन हमारे परिवार का क्या होगा, क्योंकि यहाँ एक एक आदमी ट्रेस करता है। बताइए, ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है? करता है साहब, इसीलिए तो इन्हें सजा मिल रही है। और दर्शकों, इसलिए हमेशा इन बातों को बुनते रहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लाइक करने के लिए इसीलिए कहता हूं, ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, और शेयर करना भी आपके अपने प्रारब्ध के परिवार होने के नाते आपका नैतिक दायित्व है। बेल आइकन दबा लीजिएगा तो सबसे पहले चिट्ठी आपके पास सीधे जाएगी कि प्रारब्ध पर एक वीडियो आ गया। ज्योति जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और ज्योति जी को आज की ये चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, जय जय श्री राम, वंदे मातरम।